So, hello students, today we learn about the most important chapter, that is Kingdom Animalia. Very important chapter for the exam point of view. So when you learn in my class, you have to remember three things. First, you have to make notes side by side when I am explaining to you, and you have to listen very carefully. ठीक है. एंड लास्ट में मैं आपको PYQs कराऊंगी, वो भी आपने सॉल्व करने हैं खुद. क्वेश्चंस होगा, ऑप्शंस होंगे, ठीक है. आपने खुद सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपने वीडियो को पॉज करना है, फिर उसके बाद आपने देखना है सोल्यूशन. ठीक है. ये तीन चीज़ें आपने अगर कर ली तो आप बहुत इजी हो जाएगी स्टडी, बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर. इसमें प्रॉब्लम ही यही है कि इसमें एग्जांपल्स बहुत हैं. एक तो लिखना बहुत ज़रूरी है, लिख लिख के लर्न करना, समझना भी बहुत ज़रूरी है, और PYQs भी करने उतने ही ज़रूरी है. तो देखो, किंगडम एनिमेलिया, एनिमल्स को जब हम दिमाग में लाते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि वो मल्टी सेलुलर है. फिर उसके बाद उनका होलोजोइक न्यूट्रिशन है. होलोजोइक क्या होता है? इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन. ये सारे चीज़ें इनमें आती हैं कि पहले हमने फूड को खाया, फिर उसे डाइजेस्ट किया, ऐसे ऑब्जर्व किया, फिर उसे एसिमिलेट किया एंड देन फिर इजेक्शन, उसे बाहर निकाला. ठीक है. तो हम इमेटाजोन्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीन कंडीशन ये फॉलो करते हैं एनिमल्स. एक पैराजोआ के अंदर डिवाइड करते हैं हम मेटाजोन्स को, और एक डिवाइड करते हैं हम यूमेटाजोआ के अंदर. जो पैराजोआ होते हैं वो बहुत प्रिमिटिव होते हैं. उसके अंदर आता है पोरीफेरा. प्रिमिटिव इसलिए क्योंकि देखो, मेटाजोन्स होते हैं जो बहुत ही ना, मतलब कम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें. पोरीफेरा में कम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब जैसे ये ना ही टिश्यूज़ हैं इसके अंदर, ना ही ऑर्गन है, ना ही ऑर्गन सिस्टम है. इसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इंजेक्शन, ये सब चीज़ें ना एक सिस्टम के थ्रू होती हैं. मतलब इनमें ये सिस्टम नहीं, हम पढ़ेंगे आगे, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, उसके थ्रू होती हैं ये सारी चीज़ें. इंजेक्शन, डाइजेशन उसके थ्रू करता है. इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं होते अलग से. रेस्पिरेशन करने के लिए कोई अलग सिस्टम, जैसे हम में लंग्स हैं, इसके अंदर नहीं है लंग्स. ठीक है. डाइजेशन करने के लिए हमारे पास है, जैसे डाइजेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने, हर सिस्टम है हमारे अंदर, इसके अंदर नहीं है. इसलिए हम इसको मेटाजोन्स के अंदर नहीं गिनते, क्योंकि मेटाजोन्स वो होते हैं जिनमें ये सारे सिस्टम होते हैं. ठीक है. मल्टी सेलुलर है नो डाउट, बट इसके सेल एग्रीगेटेड हैं, फैले हुए हैं. ठीक है. टिश्यूज़ नहीं बना सकते, ऑर्गन नहीं बना सकता, ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं है, इसलिए प्रिमिटिव है. यूमेटाजोआ जिनमें सब कुछ होता है, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सब कुछ होता है, वो होते हैं यूमेटाजोन्स, इसलिए हम उनको मेटाजोन्स कहते. सो मेटाजोन्स आर डिवाइडेड इनटू यूमेटाजोआ एंड पैराजोआ. पैराजोआ प्रिमिटिव, यूमेटाजोआ इज न्यू. यू मतलब न्यू. ठीक है. पैराजोआ मतलब प्रिमिटिव, पी से प्रिमिटिव, प्री से पैराजोआ, यू से न्यू. सो मेटाजोन्स आर डिवाइडेड इनटू, if the organism in metazoa should be follow three conditions, that is heterotrophic, holozoic and the multicellular organism. Because porifera is follow only one condition, it is only follow the condition is multicellular organism. So it is not come under the metazoa, it come under the parazoa. Primitive, sorry, not come under the eumetazoa, come under the parazoa. Primitive porifera. समझ आ गया ये. अब ये लर्न करते हैं कि इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं. सबसे पहला है इसमें सीलेंट्रेटा, डैट इज़ नाइडेरिया, जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं. लर्न करी जाओ साथ साथ. टीनोफोरा लिखी जाओ, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस एंड एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा. कौन कौन से? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा. ये सारे क्या हैं? ये सारे मेटाजोन्स हैं. यूमेटाजोआ.
ये क्या है, पैराजोआ। देखो यू मेटाजोआ के अंदर ही मेटाजोआ आ रहा है, यू मेटाजोआ के अंदर ही मेटाजोआ आ रहा है, पैराजोआ के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। ये प्रिमिटिव है, पोरीफेरा, ये सिर्फ सेल्स का बना है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ना ही इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना ही इसके अंदर, इसलिए मेटाजोआ नहीं है। मतलब मेटाजोआ के अंदर आते हैं बट ऑफिशियली, मतलब कि जैसे हम कहें ये एक ही कंडीशन फॉलो करते हैं, इसलिए मेटाजोआ के अंदर आता होगा। बट अगर हम बोले कि मेटाजोआ से मतलब कौन है मेटाजोन्स, ये सारे हैं, सीलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिया, एस्कियम, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लर्न करें क्लास में। मेटाजोआस आर डिवाइडेड इनटू पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ के अंदर आता है पोरीफेरा, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, न्यूली ऑर्गेनिज्म है हमारे यूमेटाजोआ, सीलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियनमिंथिस, एस्कियनमिंथिस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है, इसको अच्छे से करना आपने। जितनी देर में आपको बोल रही हूँ ना उतनी देर में आप लिख भी सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले लेवल क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म को बनने में क्या क्या लेवल। पहले सेल से शुरू करते हैं हम। पहले एक सेल आता है। सेल जब एग्रीगेट सेल जब इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के बाद क्या बनता है, जब टिश्यू से इकट्ठे होता है तो ऑर्गन बनता है। जब ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो देखो सेलुलर, सबसे पहले हम करेंगे सेलुलर, ये होते हैं हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी प्लान, जर्म लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिर से बोलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री, देन उसके बाद बॉडी प्लान, लिख लीजिए बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के बाद हम पढ़ेंगे सीलोम, देन सेगमेंटेशन, देन रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें कि हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बॉडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल के लिखिए। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सेल जो उनसे है ना वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, मतलब जैसे पोरीफेरा के अंदर वो खुद ही वर्क कर रहे हैं, रेस्पिरेशन भी खुद कर रहे हैं, डाइजेशन भी खुद कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी को डिपेंड होना पड़ता है सिस्टम पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेशन के लिए करेगा, ठीक है। ऐसे काम डिवाइड कर दिया जाता है, बट इसमें नहीं किया जाता, इसलिए हमारी बॉडी क्या हो जाती है, डिपेंड हो जाती है, हर एक चीज़ पे डिपेंड हो जाती है। बट इसमें सेल ही अपना काम खुद कर रहे हैं, खुद ही वो कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ की नीड नहीं है। इसमें आ जाता है हमारा पोरीफेरा। सिर्फ आज मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। आगे पोरीफेरा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आज आपको ये पता हम क्यों कराते हैं बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ताकि ये इजी हो जाए। मतलब जो आगे हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे ना, पोरीफेरा, ठीक है, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये इनकी जब आप करेंगे ना इनको लर्न, तो बहुत ही ईजिली ये लर्न हो जाएंगे जब आपको बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन पता होगा कि पोरीफेरा किस में आता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। आगे इजी हो जाएगा, आपको पता चलेगा आगे वाले लेक्चर्स में, अभी नहीं पता चलेगा आगे वाले लेक्चर्स में, अभी सिर्फ आप लर्न करिए, ठीक है।
देखिए ये बता रहा है कि सेलुलर लेवल में क्या आता है, पोरीफेरा आता है। ठीक है, टिश्यू वाले लेवल में क्या आता है, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा आता है। ठीक है, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा आता है। फिर उसके बाद टिश्यू वाले लेवल में सीलेंट्रेटा टिनोफोरा आता है। ऑर्गन वाले लेवल में क्या आता है, प्लेटिहेल्मिन्थस आता है। देन ऑर्गन सिस्टम में आता है हमारा एस्केहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक, जैसे एस्केहेल्मिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ये सारे। तो ये आपने लर्न करना है, फिर से बता देती हूँ। देखिए सेलुलर लेवल में आ रहा है पोरीफेरा, टिश्यू में आ रहा है सीलेंट्रेटा टिनोफोरा, ऑर्गन में आ रहा है प्लेटिहेल्मिन्थस, ऑर्गन सिस्टम में आ रहा है एस्केहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक। तो क्या है, सेलुलर लेवल में पोरीफेरा, टिश्यू में आ रहा है सीलेंट्रेटा टिनोफोरा, एंड ऑर्गन में आ रहा है प्लेटिहेल्मिन्थस, एंड ऑर्गन सिस्टम किन किन के पास ऑर्गन सिस्टम है, एस्केहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक। प्लेटिहेल्मिन्थस के बाद सिर्फ ऑर्गन्स हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका है, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा का। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डन। देखिए मैं आपको ना फिर से बता देती हूँ, एक बार रुक जाइए। नोट पैड कितने हैं, यार मैं कितने लिख रही सी, ऑल फोल्ड नोट। वाइट वाला कितने चलता। सो हम क्या कर रहे थे, देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिमेट्री के बारे में। ठीक है, सिमेट्री के बारे में। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आज हम पढ़ेंगे सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन को किस किस चीज़ों में क्लासीफाई किया है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज, आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, आपको ये चीज़ मिलेगी। सबसे पहले होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर होगा हमारा सिमेट्री, फिर होगी हमारी सिमेट्री, फिर होगा हमारा बॉडी प्लान। ठीक है, फिर होगा हमारा सीलोम, फिर होगी हमारी सेगमेंटेशन, फिर लास्ट में हमारा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी है ऐसे ही होगा। अगर कोई पॉइंट छूट भी जाएगा तो मैं आपको बाद में बता दूँगी। वैसे ये पॉइंट्स आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, डाउट तो नहीं है कोई, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं सिमेट्री। देखिए बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको बना के भी बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले देखो एसिमेट्री क्या होता है। एसिमेट्री होता है जब, जैसे हमारा मान लो ये बॉडी स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा कोई बॉडी स्ट्रक्चर है। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि ये बॉडी स्ट्रक्चर ना मुझे डिवाइड करके दो इक्वल पार्ट्स में, आप कर पाओगे? मुझे आप बताओ, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये देखिए, जैसे मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ इक्वल पार्ट में, यहाँ से करूँ तब भी नहीं हुआ, यहाँ से करूँ तब भी नहीं हुआ, यहाँ से करूँ तब भी नहीं हुआ। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं हो रहा ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर। तो ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर जो उनसे होते हैं जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते, वो किस में आता है? एसिमेट्रिकल में। उनको हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। वो कैसी सिमेट्री होती है उनकी? एसिमेट्री होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे पोरीफेरा की एसिमेट्रिकल होता है उनका
जौन सी उनकी सिमेट्री होते हैं ना वो एसिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही नहीं सकता। वो इक्वल पार्ट्स में ऐसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ होता है, बना के मैं आपको बताऊंगी। वैसे ऐसा नहीं होता पोरीफेरा, वैसे मैं आपको बता रही हूँ एग्जांपल के लिए। जस्ट हम कोई भी उनको हम कोई भी एंगल से काटते हैं वो इक्वल डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड होगा ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। सो ये लाइन भी लिखी है, बॉडी कैन नॉट बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू एनी प्लेन। कोई भी प्लेन से पास कर लीजिए वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। सो दैट इज एग्जाम्पल भी लिखी है, देखो बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी लिखी है पॉरीफेरा। तो सबसे पहले सिमेट्री आ गई एसिमेट्रिकल, फिर उसके बाद आ गई देखिए रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में भी हम देखो इसमें क्या है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू एनी प्लेन। देखो रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है, रेडियल मतलब जहाँ से मर्जी आप काट लीजिए। ये देखिए मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। मैंने अब आपको कहा कि ये मुझे ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड चाहिए, मतलब आप जहाँ से मर्जी काटो पर सर्कल जोन सा है मुझे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। मैंने मान लो इसको यहाँ से काटा, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। मान मैंने यहाँ से काटा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये 1 2 3 4। यहाँ से काटा फिर भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से काट लिया फिर भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मतलब कि ये कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। ये किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, अब एनिमल किंगडम में ये हमारी पाई जाती है सीलेंट्रेटा। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमारी पाई जाती है सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड काइनोडर्मेटा। अडल्ट वाला, ये चीज़ याद रखनी है, अडल्ट वाला काइनोडर्मेटा, ठीक है। 2 काइनोडर्मेटा होते हैं, अडल्ट वाले के अंदर ही पाई जाती है। मैं पूछूंगी जब मैं आपको करवाऊंगी ना ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में, मैं आपसे पूछूंगी कि अडल्ट वाला होता है कि दूसरा वाला होता है जिसमें रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में, सीलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, काइनोडर्मा है। इसमें रेडियल सिमेट्री मतलब इनको जोन से मर्जी एंगल में डिवाइड करो ये डिवाइड हो जाएंगे, जोन से मर्जी एंगल से करिए। फिर लास्ट आ गया हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। वेरी गुड। ये देखिए इन्होंने बना के भी दी हुई है, इतना अच्छा ये काम किया हुआ है ना इन्होंने। ये देखिए, ये जैसे हम बाइलेटरल कह सकते हैं, कौन सी एग्जाम्पल ले हम, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं हम। वैसे एनसीईआरटी में भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो ये नहीं डिवाइड हो पाएगा इक्वल हाफ। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये हो सकता है, मतलब कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बॉडी तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, बट कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू ओनली 1 प्लेन। जब वो सिर्फ एक प्लेन से ना पास होगा ना तब भी वो इक्वल। जैसे ये देखो, ये कॉकरोच बना हुआ है ना, ये बता देते हैं, ये कॉकरोच बना हुआ है। कॉकरोच को हम ऐसे काटेंगे तो इक्वल हाफ में होगा, बट अगर मैं ऐसे काटूं तो ये इक्वल हाफ में नहीं होगा। तो सिर्फ जब बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जब कोई ऑर्गेनिज्म को हम काटें एक ही प्लेन से, मतलब एक प्लेन से अगर हम काट रहे हैं तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, बट हम वही अगर हम बहुत सारे प्लेन अलग अलग एंगल से ले रहे हैं तो वो नहीं हो रहा। तो ये आएगी हमारी बाइलेटरल। सिर्फ एक ही कंडीशन ये है, तो ये बॉडी डिवाइड होगी इक्वल हाफ में बाइलेटरल में, बट कंडीशन ये है कि वो एक ही प्लेन से होगी। रेडियन में क्या हो रहा है, वो जोन से मर्जी प्लेन से काटो वो हो जाएगी, ठीक है। एसिमेट्री में नहीं होगी, ठीक है, होगी नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर होगी नहीं। तो ये कंडीशन है इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, इसमें एग्जांपल देखो मैं बता देती हूँ। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं हमारी एश्केलमिंथिस से लेके कोडाटा तक।
जितने एस्केलमिंथिस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, एस्केलमिंथिस से लेकर कोडेटा तक, एंड काइनोडर्मेटा लार्वा वाला ले रही हूँ। इसमें कौन सा था? अडल्ट वाले की कैसी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। लार्वे वाले की कैसी सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री। याद रहेगा। और इसमें रेडियल में कौन कौन आ रहा है? रेडियल में कौन कौन आ रहा है? सीलनट्रेटा, टीनोफोरा अडल्ट वाला, काइनोडर्मेटा उसमें लार्वा वाला, और एस्केलमिंथिस से लेकर कोडेटा तक। ये तो अब लर्न हो जाने चाहिए, वैसे क्लास में हो जाना चाहिए अब तो लर्न। अब हम करेंगे बॉडी प्लान। देखिए मैंने ये बताया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिया, सिमेट्री भी कर लिया। अब थर्ड पॉइंट है बॉडी प्लान। सो बॉडी प्लान करने जा रहे हैं हम। बॉडी प्लान में हम पढ़ेंगे सेलुलर एग्रीगेशन होती है और ये ब्लाइंड सैक होती है। दो तरह की एग्रीगेशन, दो तरह की हम बॉडी प्लान होती है, एक सेलुलर एग्रीगेशन वाली, एक ब्लाइंड। देखो सेलुलर एग्रीगेशन होती है कौन सी, वो होती है हमारी 3 तरह की होती है, सॉरी तभी मैं बोलूँ एक 3 तरह की, ट्यूब विद इन ट्यूब। ये देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, सेलुलर एग्रीगेशन है, रिमूव कर देती हूँ, सेलुलर एग्रीगेशन है, ब्लाइंड सैक है और ट्यूब विद इन। अब डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। देखिए सेलुलर एग्रीगेशन में क्या हो रहा है, कोई डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है, नो डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव, मतलब इसमें सिर्फ सेल्स ही सेल्स है, कुछ नहीं है, माउथ नहीं है, एनस नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ सेल्स ही सेल्स हैं, ऐसे वो एग्रीगेट फैले हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये होता है हमारा पॉरीफेरा के अंदर, मतलब जिसमें सिर्फ हमारे सेल्स ही सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्लाइंड सैक में क्या होता है, ब्लाइंड सैक में सिर्फ ओनली एक ओपनिंग होती है, जिसमें मतलब माउथ से हमारा मान लो फूड भी उसी ओपनिंग से जा रहा है, और जो सा हमारा रिमूवल है, वेस्ट रिमूवल भी उसी ओपनिंग से हो रहा है, एक ही सिंगल ओपनिंग से सब कुछ हो रहा है। वो उसमें एग्जांपल आ जाएंगी सीलनट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस। एग्जांपल इसलिए दी हुई हैं ताकि आपको ईजी रहे आगे के फाइलम पढ़ने में। ट्यूब विद इन ट्यूब जोन है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें माउथ मतलब जा यहाँ से रहा है फूड, और जो सा वेस्ट मटेरियल है उसकी ओपनिंग अलग है, फूड जाने की अलग है, 2 ओपनिंग है, माउथ यहाँ पर है, एनस यहाँ पर है। तो ये होता है, ये हमें कौन से फाइला में देखने को मिल रहा है, एस्केलमिंथिस से लेकर, देखो ऐसे ही है, एस्केलमिंथिस में ही हमारा ऑर्गन सिस्टम पाया जाता था, कोडेटा तक, और बायलेटरल सिमेट्री भी जोन सी है वो हमें एस्केलमिंथिस टू कोडेटा में दिखने को मिली थी। अब तक तो लर्न होना चाहिए। थर्ड भी हो गया, अब हम करते हैं फोर्थ, दैट इज जर्म लेयर, ठीक है। जर्म लेयर, द एम्ब्रियोनिक ब्लूप्रिंट। सो जर्म लेयर, डू यू नो अबाउट द व्हाट इज जर्म लेयर? देखो जर्म लेयर क्या होता है, जर्म लेयर होता है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो तब जो उसके सेल्स की लेयर्स बनती है ना, उसको हम जर्म्स लेयर कहते हैं। द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द सेल्स लेयर्स आर फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड जर्म लेयर, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है जर्म लेयर, को हम 3 तरह के होते हैं जर्म लेयर, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब देखो यहाँ पर भी लेबल किया हुआ है, एक्टोडर्म जो सी होती है वो बार वाली लेयर होती है, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो सेल्स की लेयर्स बनती है उसको हम जर्म लेयर कहते हैं। वो डिवाइडेड होती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है, इसमें डिवाइडेड होती हैं वो। एक्टोडर्म होती है हमारी बार वाली लेयर, ये ना थोड़ी ना इसमें ना गलती हो गई है, ये उन्होंने जिनको एक्टोडर्म लिखा हुआ है ना वो मीजोडर्म है, ठीक है, वो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म यहाँ पे गलत है, ये मीजोडर्म है, ठीक है। ये बार वाली आ गई एक्टोडर्म, मिडल वाली आ गई मीजोडर्म,
अंदर वाली आ गई एंडोडर्म, ठीक है। और इसके अंदर होती है प्रिमिटिव गट, इसके अंदर होती है प्रिमिटिव गट, ये सारी प्रिमिटिव गट है, ठीक है। अब देखो ये जर्म लेयर के अकॉर्डिंग ना हम डिवाइड, अब ऑर्गेनिज्म को हम नाम दे देते हैं। मतलब जैसे मान लो हम ऑर्गेनिज्म को ट्रिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक एंड डिप्लोप्लास्टिक के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे डिप्लोप्लास्टिक होते हैं 2 सेलुलर लेयर, मतलब इसमें मीजोग्लिया होता है, ठीक है। और नॉन सेलुलर लेयर होती है मीजोग्लिया, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। जैसे मान लो मैं आपको बना के बताती हूँ, जैसे मान लो ये है हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारी एक्टोडर्म बाहर वाली, फिर इसके बाद है एंडोडर्म, और जौन सी ये मीजोग्लिया का है, जो ये दोनों के बीच में एक लेयर आती है उसको हम कहते हैं मीजोग्लिया, उसको हम कहते हैं मीजोग्लिया, ठीक है ना। द 2 सेलुलर लेयर्स कंटेन मीजोग्लिया, नॉन सेलुलर लेयर बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है? अगर आपको नहीं क्लियर हुआ ना, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मुझे लग रहा है ऐसे कि नहीं क्लियर हुआ। देखो आप ये डायग्राम को भूल जाओ, ठीक है, मैं डायग्राम बनाती हूँ। जैसे ये मान लो ये हमारी है एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, फिर मैंने इसके बीच लेयर बनाई, मान लो ये हमारी है बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, ये हमारी है एक्टोडर्म, ये हमारी है मान लो मीजोडर्म, और ये हमारी है एंडोडर्म, ठीक है। और जोन से अब मैं कह रही हूँ एक्टो एंडो के बीच वाली लेयर है, वो है मीजोग्लिया। अब आप होंगे कंफ्यूज, क्योंकि ये देखो ना, ये मीजोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ठीक है। एक्चुअली है क्या, मैं आपको ये बताती हूँ एक्चुअली है क्या। जैसे मैं मान लो ये है, ये पूरा वाला पार्ट है, ये पार्ट है जोन सा, ये तो प्रिमिटिव गट आ गया ना अंदर, ये हमारा एंडोडर्म है, ठीक है, ये हमारा एंडोडर्म है। और फिर इसके जोन सा बाहर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा मान लो मीजोडर्म है, ठीक है, ये हमारा मीजोडर्म है। मैं एक और बनाती हूँ इसमें सर्कल। अब इसके बाद ये मान लो हमारा ये सारा वाला पार्ट है हमारा एक्टोडर्म, ये हमारा एक्टोडर्म आ गया, मतलब ये पूरा एक्टोडर्म आ गया। अगर मैं इसके बीच में लाइंस बनाऊँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट हमारा है एक्टोडर्म, ये वाला पार्ट हमारा है एक्टोडर्म, समझ रहे हो, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा है एक्टोडर्म। फिर इसके बाद जौन सा हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पिंक वाला, इसके अंदर देखना ध्यान से, ये है हमारा मीजोडर्म, ये है हमारा मीजोडर्म, ये हमारा मीजोडर्म, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा है, ये है हमारा एंडोडर्म। अब वो कह रहे हैं, ये सारा एंडोडर्म, वो कह रहे हैं एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच वाली एक लेयर होती है नॉन सेलुलर, जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया, मतलब दैट इज़ अ लेयर, मतलब हम मीजोडर्म को ही कह रहे हैं मीजोग्लिया, मीजोडर्म को ही हम कह रहे हैं मीजोग्लिया, नॉन सेलुलर लेयर। यही हो गया ना बात तो यही होगी। अब मीजोग्लिया कब होगी, जब मीजोडर्म नहीं होगी, समझ रहे हो ना। अब देखो ये मतलब कि मीजोडर्म ना सब में नहीं होती, मीजोडर्म अगर होती भी है ना किसी में, तो वो ना अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आगे पढ़ेंगे हम। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर जो सेल्स की लेयर्स बनकर उनको हम जर्म लेयर कहते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है। और बेसिकली ये चीज़ें याद रखते हैं, जर्म लेयर इज डिवाइडेड इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और मेसोडर्म सब में नहीं पाई जाती, अगर पाई भी जाती है किसी में, अगर किसी में पाई भी जाती है तो वो जोन सा है ना
अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जो मीजोडर्म की जगह होती है ना, वो मीजोग्लिया होती है हमारी कैविटी, वो नॉन सेलुलर होती है और उसके अंदर ही मीजोडर्म फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताऊंगी किस में मीजोडर्म नहीं होती, किस में होती है, तो कैसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाँ, मीजोग्लिया के अंदर ही बनती है मीजोडर्म, ये चीज़ याद रखनी है। मीजोग्लिया नॉन सेलुलर होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। चलो अब हम पढ़ते हैं कि हम जर्म लेयर मतलब कि बेसिस, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजो, ऐसे हम कैसे डिवाइड मतलब कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म। मतलब आपने पहले तो ये याद रखना है, एक होते हैं डिप्लोप्लास्टिक, एक होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं ना, उनमें जर्म लेयर के अंदर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आती है, और जो उनसे ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं मतलब मीजोडर्म नहीं आती, और ट्रिप्लोप्लास्टिक के अंदर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर्स आती, तीनों जर्म लेयर। तो डिप्लोप्लास्टिक जो उनसे होते हैं, इसमें कौन से फाइला आते हैं, इसमें आते हैं सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। और इसमें जो उनसे इसमें सारे आते हैं, इसमें प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके एस्के कोडेटा तक। मतलब कि आपने देखा एक चीज़ नोटिस की चीज़, सीलोम एब्सेंट होता है। सीलोम किस में एब्सेंट होता है, मतलब बॉडी कैविटी, सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। सीलोम किस में एब्सेंट होगा बताओ, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। अगर मैं बोल रही हूँ सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म, हाँ वेरी गुड, सीलोम एब्सेंट होगा सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, क्योंकि मीजोडर्म ही नहीं है, वो डिप्लोप्लास्टिक मीजोडर्म नहीं है। क्लियर हुई चीज़। और ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि अगर हम कहें पॉरीफेरा डिप्लोप्लास्टिक, नो, नथिंग, पॉरीफेरा इज़ नथिंग। ना ही पॉरीफेरा डिप्लोप्लास्टिक है, ना ही पॉरीफेरा ट्रिप्लोप्लास्टिक है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें जर्म लेयर जैसी चीज़ है ही नहीं। और सीलम भी मैंने आपको बता दिया, सीलम होता है बॉडी कैविटी लाइन बाय मीजोडर्म। मीजोग्लिया क्या थी, बॉडी कैविटी, मीजोडर्म उसमें नहीं है, तो वो मतलब क्या है हमारा ए सीलोमेट, सीलोम एब्सेंट उसमें, क्योंकि मीजोडर्म नहीं है, ठीक है। अब पता चल गया जर्म लेयर, जर्म लेयर कौन कितने तरह की होती है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और हम इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लोप्लास्टिक जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक जिनमें तीनों होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। अब ये डायग्राम भी देख लीजिए, ये देखिए एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये सारा, ये ना रॉन्ग लिखा हुआ है, ये आप कट कर देना, ठीक है, मैंने आपको समझा ही दिया। और प्रिमिटिव गट, ये देखिए पढ़ भी लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं हम, वैसे मैंने समझा ही दिया आपको, सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं जस्ट। डिप्लोप्लास्टिक, 2 cellular layers contain mesoglea, a known and cellular layer between ectoderm and endoderm, phyla Coelenterata and Ctenophora. Triploplastic, 3 distinct cellular layer with the evolutionary addition of mesoderm, platyhelminthes to chordate. इसके बाद हम पढ़ेंगे सीलोम के बारे में, अगली क्लासिफिकेशन। सीलोम मैंने आपको बताया है, सीलोम इज़ अ ट्रू बॉडी कैविटी कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक है। सीलोम इज डिवाइडेड इनटू असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, यूसीलोमेट। स्यूडो मतलब एब्सेंट, स्यूडो मतलब एब्सेंट नहीं, स्यूडो मतलब फॉल्स कैविटी, मतलब वो कि ना ही वो कम्प्लीटली प्रेजेंट है, ना ही वो कम्प्लीटली एब्सेंट है, फॉल्स कैविटी, ठीक है। असीलोमेट मतलब सीलोम एब्सेंट, स्यूडोसीलोमेट मतलब फॉल्स कैविटी, एंड यूसीलोमेट मतलब ट्रू सीलोम। स्यूडो मतलब फॉल्स, यू मतलब ट्रू। ऐसे मैंने आपको बताया ना, यू मैटर्स हुआ ट्रू एनिमल्स, प्रोटोजोआ,
प्रिमिटिव, ठीक है। करते हैं लर्न। असिलोमेट पहले देखते हैं हम। देखो असिलोमेट में क्या होगा, एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी एंड मीजोडर्म तो इसमें होने ही चाहिए। यहाँ पे आएगा मीजोग्लिया, ठीक है ना, मीजोग्लिया आएगा यहाँ, मीजोडर्म नहीं होगा। सीलोम कम्प्लीटली एब्सेंट, मीजोडर्म इज सॉलिड एंड डज नॉट स्प्लिट। अच्छा सॉरी, मीजोडर्म होगी बट वो ना सॉलिड होगी, बट वो ना सॉलिड होगी, मतलब वो सॉलिड होगी, वो स्प्लिट नहीं करेगी, मीजोडर्म मतलब स्प्लिट। अगर मीजोडर्म स्प्लिट कर रही है तो मतलब वो स्यूडोसिलोमेट, अगर मीजोडर्म स्प्लिट नहीं कर रही मतलब असिलोमेट। कैविटी तो बॉडी कैविटी क्या है, सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी लाइन बाय मीजोडर्म, मतलब बॉडी कैविटी है जिसको मीजोडर्म लाइन कर रहा है। मतलब यहाँ पे बॉडी कैविटी मतलब यहाँ पे खाली स्पेस, मतलब खाली स्पेस कब होगी, जब मीजोडर्म स्प्लिट कर जाएगा। मीजोडर्म इसमें स्प्लिट ही नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे खाली स्पेस ही नहीं होगी, बॉडी कैविटी नहीं आएगी, तो मतलब बॉडी कैविटी नहीं है तो मतलब सीलोम एब्सेंट है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये होता है हमारा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटियम। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटी, पॉलीफेरा आएगा ही नहीं भाई, पॉलीफेरा जमलियट होती नहीं है, completely absent, नो सीलोम नो जर्मली, ठीक है। नो सीलोम क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसमें बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, बिकॉज मीजोडर्म डज नॉट स्प्लिट, इसलिए बॉडी कैविटी नहीं बनी। तो ये होता है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटिहेलमिन्थिस में। स्यूडोसिलोमेट मतलब कि मीजोडर्म पाउचिस, मीजोडर्म हमारी पाउचिस की फॉर्म में ये मीजोडर्म बन गई। अब पाउचिस की फॉर्म में ये देखो पाउचिस बन गए हमारे, ऐसे ऐसे पाउचिस बन गए, ठीक। एनसीईआरटी में देखोगे बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये मीजोडर्म पाउचिस के फॉर्म में बन गई। ये फॉल्स कैविटी है, ना ही वो कम्प्लीटली प्रेजेंट है, ना ही मीजोडर्म एग्जिस्ट, ओनली स्कैटर्ड पाउचिस। ये होता है हमारा एस्केलमिन्थिस, ठीक है। फिर उसके बाद एस्केलमिन्थिस एनालिडा के लेके कॉर्डेटा तक यूसिलोमेट होते हैं, मतलब कि ट्रू सीलोम होता है। ये देखो मीजोडर्म ने ऐसे सर्कल की तरह ऐसे प्रेजेंट होगी, स्प्लिट करेगी, उसमें तो पाउचेस बन गए थे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें पाउचेस नहीं बने, इसमें वो ना ऐसे ही बनेगी। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे, ऐसे ही होगी। देखो ये सर्कल है, ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, ये एंडोडर्म है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये ऐसे प्रेजेंट होगी, देखो ऐसे बॉडी कैविटी आ गई ना। ये देखो एक तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होगी, एक तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये सारी आ गई हमारी सीलोम, ये बॉडी कैविटी आ गई, खाली स्पेस होगी, ठीक है। मीजोडर्म लाइनिंग आ गई ना, ये एक्टोडर्म होगी, ये एंडोडर्म होगी, दिख रहा है आपको, ये देखो ये एक्टोडर्म होगी, ये एंडोडर्म होगी, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी एक्टोडर्म है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बनाकर। ये देखो ये पूरी एक्टोडर्म है, ठीक है। ये हमारी ये हमारी है एंडोडर्म, और ये हमारी जौन सी अपनी मीजोडर्म स्प्लिट हो गई, ये मीजोडर्म है, ऐसे क्लियर है। एनालिडा टू कॉर्डेटा। अब हमारा नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन के बाद हमारे ऑर्गन सिस्टम, ये डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन एंड वो आ जाएगा, ठीक है। बस फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा लेक्चर, ओके। बहुत छोटा लेक्चर है ये, 50 मिनट्स का होगा कम से कम, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अब थोड़ा हम। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं एक नोटोकॉर्ड, देखो ध्यान से देखना ये चीज़, ठीक है, ओके। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट सेगमेंट विद सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे अर्थवॉर्म में होता है, आपने देखा होगा
ऐसे ना उसकी बॉडी ना ऐसे डिवाइड होती है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे ना उसके अंदर ना रिपीटिशंस होती है ऑर्गन्स की। जैसे मान लो यहाँ पर हर्ट आया, फिर आ गया यहाँ पे, फिर आ गया, फिर ऐसे। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं जिसमें बॉडी डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स के अंदर। मेटामेरिक सेगमेंट मतलब बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और कुछ सीरियल रेपिटेशन हो रही है कुछ सेम ऑर्गन्स की। इसको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामेरिज्म, जिसमें ऐसी सेगमेंट होती है जिसमें कि बॉडी डिवाइडेड है इनटू सीरियल रेपिटेशन ऑफ डिस्क्रीट सेगमेंट्स में डिवाइडेड, वो होगी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस प्रोसेस को हमने कहा मेटामेरिज्म। ठीक है, आगे हमारा नोटोकोड। अब नोटोकोड क्या होता है? नोटोकोड ना एक हमारा ना रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पूरी बॉडी को ना सपोर्ट करता है, जो हमारे डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है कोडेट्स के। हम भी कोडेट हैं तो हमारे डोर्सल साइड्स पे ये प्रेजेंट होता है, ये हमारी फुल बॉडी सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं, डोर्सल होलो नर्व कोड होती है। आप ये पोस्ट टनल ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, हम डायग्राम भी बनाएंगे। अभी सिर्फ आपको इतना पता चाहिए कि सेगमेंटेशन हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन और नोटोकोड पढ़ना है इसमें। ठीक है, नोटोकोड एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, एक तो ये याद रखना है, और ये डोर्सल रोड लाइक होता है और ये डोर्सल साइड कोडेट की डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। जितने भी कोडेट्स हैं ना उनकी डोर्सल साइड में प्रेजेंट हुआ, और ये इसका पूरा डायग्राम है नोट। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखिए, ये कुछ अलग सा ही डायग्राम है। हाँ, ये देखो इन्होंने बताया ऐसे देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है पोरीफेरा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, दिखा रहे हैं। इनकम्प्लीट किन में है? इनकम्प्लीट है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटिहेलमिंथिस में। ठीक है, इनमें इनकम्प्लीट है। और कंप्लीट किन में है? कंप्लीट एस्केलमिंथिस से लेकर सारे कोडेट तक इनमें कंप्लीट है, ये याद रखना है बस आप। ठीक है, फिर से बता देती हूँ देखो, एब्सेंट है पोरीफेरा के अंदर, इनकम्प्लीट सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, देन उसके बाद कंप्लीट है एस्केलमिंथिस, एनालिडा और ये सब। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जोन सा है ना, वो स्टार्ट ही ऑर्थ्रोपोडा से हो रही है, ये देखिए ऐसे। बाकी सब में ये एब्सेंट है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जोन सा हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो एनालिडा से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ऐसे एनालिडा से स्टार्ट हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, बस इतना ही था। ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जोन सा होता है, पोरीफेरा के अंदर एब्सेंट होता है, इनकम्प्लीट होता है सीलेंट्रेटा से लेकर प्लेटिहेलमिंथिस तक, एंड जोन सा हमारा वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो जोन सा है ऑर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब में होता है, उससे पहले सब में एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का बता दिया। तो ये था हमारा अच्छा सा ब्रीफ, बहुत ही मतलब ब्रीफ नहीं कह सकते, बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर था ये, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में यहाँ बताया। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ शेयर करना। वैसे तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो डोंट बी शाय, शेयर विद मी। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी बट चैप्टर ख़त्म होने के बाद होंगे, अभी नहीं। अभी आप मैंने तो यही एनालाइज, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे पढ़ा रही हूँ, इतनी देर में तो आपके नोट्स बन जाने चाहिए। अगर नहीं भी बन पा रहे तो मैं PDF शेयर कर दूँगी, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर।